हेलो एवरीवन, आज है 3 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। देखिए, पिछले एक हफ्ते से जहां बाजार में गिरावट है वहां जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो शेयर है ये 230 रुपए का जो लेवल है ना, यहां पर अटका हुआ है। या ये कह सकते हैं कि गिरते हुए बाजारों में इसने खुद को मैनेज करके रखा है। हालांकि शुरुआती दौर में एक बहुत बड़ा डिक्लाइन हमने देखा ज़रूर, क्योंकि काफ़ी सारे इंडाइसिस से इसको हटना था, लेकिन अभी कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी कह सकते हैं कि यहाँ पर देखने को मिल रही है। बातचीत करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, आज शेयर जो है वो 231 रुपये का है। ना ही तेज़ी है ना ही गिरावट है, लेकिन निफ्टी 50 का हाल कुछ इस तरीके से है कि 121 अंक की गिरावट आज यहाँ पर देखने को मिली है। और पिछले एक महीने में देखोगे तो लगातार 15 सितंबर से डिक्लाइन चल रहा है। हालांकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में भी पिछले एक महीने का ग्राफ देखोगे तो यहाँ पर भी गिरावट तो है ही, लेकिन एटलीस्ट जितनी गिरावट निफ्टी में है उतनी बड़ी गिरावट यहाँ पर नहीं आई है 15 सितंबर के बाद अगर हम देखें तो। और कहीं ना कहीं ये संभल रहा है। पहले जो गिरावट थी वो सिंपल वजह थी उसकी कि इनको इंडाइसिस से हटना था, और जिसके चलते ये गिरावट जो है वो देखने को मिल रही थी। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी जिस रेंज पर है ये 21 सितंबर से लेकर अब तक अगर हम देखें तो ये इस रेंज पर अटका है और अटेम्प्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है सपोर्ट बनाने की, ताकि यहाँ से ये और ऊपर की तरफ जा सके। और अगर यहाँ पर सपोर्ट बन गया, बेस बन गया, तो डेफिनेटली यहाँ पर लॉन्ग टर्म का देखो, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में बॉटम कहाँ बनेगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में दोबारा पोटेंशियल ज़रूर है कि ये एक और बड़ी तेज़ी जो है वो दिखाने की कोशिश तो ज़रूर करेगा। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर हम बात करने जाए तो ये वो कंपनी है जो पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ही पार्ट हुआ करती थी, अभी हाल फिलहाल में ही उससे अलग हुई है। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 300 रुपये के आसपास की लिस्टिंग होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 260 के आसपास की लिस्टिंग हुई उसकी, और लिस्ट होते ही लगातार ये गिरना शुरू हो गया, क्योंकि जाहिर सी बात है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ काफ़ी सारे इंडाइसिस का पार्ट थी, तो ये भी ऑटोमेटिकली उस इंडाइसिस का पार्ट बन चुका था। लेकिन अलग जब हुआ तो उसको वहाँ से हटना था, और जिसके चलते एक सेलिंग प्रेशर कह लो कि वो देखने को मिला। लेकिन जब नीचे की तरफ था, कई सारे म्यूचुअल फंड्स ने बड़ी खरीदारी करी। 202 रुपये के लेवल पर मोतीलाल ओसवाल ने एंट्री करी थी, उसके बाद कई सारे क्वांट म्यूचुअल फंड से लेकर कई सारे म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी करी, और कुछ बड़े फंड हाउस की तरफ से भी बाइंग देखने को मिली, और शेयर लगातार भागता चला गया। लेकिन जब 7-8 तारीख को इनको हटना था, इंडाइसिस से आखिरी दिन था, उसके बाद से गिरावट शुरू हुई। और अभी अगर हम देखें तो पिछले 12 दिनों से कह लो यहाँ पर कि एक बेस बन रहा है, सपोर्ट बनता हुआ जो है वो नज़र आ रहा है। जबकि पिछले 12 दिनों में अगर आप निफ्टी को देखोगे तो करेक्शंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो करेक्शंस नहीं आए हैं। कंपनी को लेकर अगर हम बात करने जाए, देखो यार, लार्ज कैप कंपनी है, 1,45,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। अच्छी बात यह है कि कर्जा इनके ऊपर ना के बराबर है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01% के आसपास का है। इनका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो भी अच्छा है, लेकिन अगेन मैं कह दूं कि प्रीवियसली जो इनके नंबर्स थे मैं उसको उतना ज़्यादा तवज्जो अभी के लिए नहीं दूंगा। रीज़न ये है कि देखो, पहले कंपनी जो काम करती थी एक डेडिकेटेड टीम नहीं थी। अभी क्या है कि भैया पूरी डेडिकेटेड टीम आ चुकी है इनके सारे वर्टिकल्स के लिए। चाहे हम इनके असेट मैनेजमेंट की बात करें तो भैया ब्लैक रॉक के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी है और पूरी टीम बिठाई गई है उसके लिए। इसके अलावा इनके इंश्योरेंस बिजनेस की बात करें तो वहाँ पर भी है। डिजिटल पेमेंट्स हालांकि धीरे धीरे वो सेटअप हो रहा है, लेकिन जो दो बड़े वर्टिकल्स है, इंश्योरेंस और असेट मैनेजमेंट, और मुझे लगता है कि पोटेंशियल है, क्योंकि रिलायंस के पास कई बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं जिसके चलते इनको असेट मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसके अलावा जो इनके पास सबसे बड़ा डेटाबेस कह लो आप, यहाँ पर रिलायंस जियो का डेटा है इनके पास, रिलायंस रिटेल का डेटा है इनके पास, जो कि सबसे बड़ा डेटाबेस है इनके पास। और कहीं ना कहीं उस डेटा का इस्तेमाल करेंगे ये पूरे के पूरे अपने जो सेगमेंट है उसको पेनिट्रेट करने के लिए, इंश्योरेंस के लिए भी और असेट मैनेजमेंट के लिए भी। डिजिटल पेमेंट तो धीरे धीरे जैसे वो आता जाएगा, हालांकि टाइम लगेगा उस पर, लेकिन जो दो बड़े वर्टिकल्स है इंश्योरेंस और असेट मैनेजमेंट, मुझे लगता है कि वहाँ पर सबसे पहले पेनिट्रेशन आपको देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े बैंक अकाउंट के साथ, बैंक बैलेंस के साथ जो इनकी एंट्री हो रही है वो बड़ी बात है यहाँ पर। और देखो, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि कंपनी ऐसा नहीं है कि मतलब अभी जाके खरीदारी कर लो, जी नहीं। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं अभी भी कहूँगा कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यहाँ पर अप्लाई करनी चाहिए।
हर 10% के डिक्लाइन पर धीरे 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 ऐड करते चले जाओ, लेकिन आपका जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। अभी एकदम से तेज़ी नहीं आने वाली है, ठीक है, अगेन मैं कह दूँ, एकदम से तेज़ी नहीं आने वाली है, लेकिन धीरे धीरे तेज़ी बनेगी। और वो कब बनेगी? वो बनेगी जब इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे। अभी सितंबर के नंबर्स भी शायद उतने अच्छे ना आए, लेकिन एटलीस्ट प्रीवियस क्वार्टर से तो बेटर ही होंगे। लेकिन उसके बाद जब दिसंबर के नंबर्स आप देखोगे, उसके बाद मार्च के नंबर देखोगे, तो वो वाकई में बहुत बेहतरीन होंगे। और जब हम उसको कंपेयर करेंगे प्रीवियस क्वार्टर प्रीवियस ईयर से, तो परसेंटेज वाइज वो बहुत हायर नंबर्स होंगे, और उससे भी पूरा जो सेंटिमेंट है ना वो चेंज होता है। और दूसरी बड़ी बात यहाँ पर ये है कि अभी इनकी इंडाइसिस से हटने की कहानी हमने सुनी है, ठीक है, लेकिन अगले साल जनवरी फरवरी से आप कहानी सुनोगे इनके इंडाइसिस में इंक्लूड होने की। निफ्टी नेक्स्ट 50 या कोई भी इंडाइसिस में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनकी एंट्री होगी, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत बड़ा शेयर है, बहुत बड़ी कंपनी है ये। और जैसे इनके कुछ क्वार्टर्स के नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे, डेफिनेटली इंडाइसिस में एंट्री की भी शुरुआत हो जाएगी। और जब ये खबरें आएगी ना बाजार में, टाइम लगेगा, अगेन मैं कह दूँ टाइम लगेगा, जनवरी फरवरी तक का वेट आपको करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन एक अच्छी रफ्तार जो है वो आप एक्सपेक्ट कर पाओगे यहाँ पर। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि जो इंडाइसिस से हटने की कहानी जिसको मतलब जिसने इसको गिराया, जब इंडाइसिस में शामिल होने की कहानियाँ शुरू होगी, जब इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को हम कंपेयर करेंगे प्रीवियस क्वार्टर से प्रीवियस ईयर से, तब खेल जो है वो पलटता हुआ नज़र आएगा। और कहीं ना कहीं मैं मान के चल रहा हूँ कि 300 रुपये का जो लेवल है आने वाले एक साल में ये दिखाता हुआ नज़र आ सकता है। तो यही कहूँ कि नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। हालांकि बॉटम, अगेन मैं कह रहा हूँ कि बॉटम कहाँ बनेगा ये कोई नहीं जानता है, तो धीरे धीरे ऐड करने के मौके आपको यहाँ पर ढूंढने चाहिए। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अप्लाई करनी चाहिए हर 10% के डिक्लाइन पर, और धीरे धीरे चाहो तो इसको ऐड करके चल सकते हो, ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये वही लोग हैं जो बाजार में बड़ा गेम खेलते हैं, ये वही लोग हैं जिनके पोर्टफोलियो में आपको ज़्यादातर स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स देखने को मिल जाते हैं। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।